राजीव गांधी को मारना है। टिल 21 मई ऑफ 1991 किसी को भनक तक नहीं लगा। राजीव गांधी की हत्या को मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्राइम क्यों कहा जाए? इसको इसलिए मोस्ट कंट्रोवर्शियल बोला गया था क्योंकि तमिल रेबल्स का ट्रेनिंग इंडिया में हो रहा था अंडर द सुपरविजन ऑफ रॉ। श्रीलंका में क्या ऐसा हो रहा था जिस वजह से दो ग्रुप्स वहां बढ़ गए? क्यों मांग होने लगी कि ये हमें अलग स्टेट दिया जाए? प्रभाकरन वॉज वन पर्सन जिसने बोला था कि खाली नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका से नहीं होगा, हमें तमिलनाडु का एक हिस्सा चाहिए। उसका फायदा उठाते हुए एलटीटी ने सपोर्ट बेस बहुत बड़ा बना लिया था। जिस प्रधानमंत्री ने उनको छुड़वाया, एक दिन उन्हीं के बेटों को ये जाके मारेगा। ये ऑपरेट करते टाइम साइनाइड रखते थे। एलटीटी जैसा कोई गरिल्ला फोर्स शायद आज तक दुनिया में नहीं आया है। हमारे पास इंडिकेशंस बहुत सारे थे, बट समहाउ वी वर नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट। एक प्रधानमंत्री को मारने का कब डिसाइड किया, क्या वजह रही? हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट। आज हमारे पॉडकास्ट में एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारी ही बिरादरी से आते हैं, मतलब जर्नलिस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं, अनिरुद्ध मित्रा सर। अनिरुद्ध जी बहुत ही अच्छी किताब लेकर के आए हैं और अब उस किताब पर आ गई है सोनी लिव पर एक वेब सीरीज़ भी। बुक का नाम है द ट्रू स्टोरी ऑफ द हंट फॉर राजीव गांधी एसेसेंस, और जो सीरीज़ आई हुई है उसका नाम है द हंट द राजीव गांधी असैसिनेशन केस। बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, हर तरफ बातचीत हो रही है, तो हमें लगा कि क्यों ना अनिरुद्ध मित्रा सर को बुलाया जाए और उनसे बात की जाए कि आखिर ये केस कैसे कैसे उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था, लिट्टे क्या था, राजीव गांधी की जो हत्या थी पूर्व प्रधानमंत्री की, वो सबसे कंट्रोवर्शियल क्यों बोली जाती है। इन तमाम चीज़ों को जो कि एक जर्नलिस्ट जब रिपोर्ट्स कर रहा होता है तो कई बार वो सारी चीज़ों को आपके सामने नहीं ला पाता है, बता नहीं पाता है, लेकिन जब वो किताब लिख देता है तो उसमें बहुत सारी नई चीज़ें आ जाती हैं और उन नई चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। कैसी फीलिंग है सबसे पहले तो किताब लिखने के बाद ये जो सीरीज़ आ जाना? इसका मतलब कि बताता है कि हाँ, एक सक्सेसफुल किताब रही है और अब इस सीरीज़ की बहुत चर्चा हो रही है। फीलिंग तो बहुत अच्छा है जी, क्योंकि ये सारी घटनाएं जो हैं, इसका बहुत सारा चीज़ मेरे आंखों के सामने हुआ था। बिल्कुल। एज अ रिपोर्टर जो कवर कर रहा था, तो खाली सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी को, क्योंकि इस किस्म की स्टोरी, और मैं मैगज़ीन में काम करता था, इंडिया टुडे वाज अ फोर्टनाइटली, तो हर चीज़ एक्सक्लूसिव होना चाहिए। रोज़ जो भी फाइल करता था यही कहा जाता था कि नहीं, कल कहीं ना कहीं आ जाएगा, नया क्या है। हाँ नया क्या है। सो 1-to-1 बातचीत होती थी, और फिर जब एक एक करके एक्यूज पकड़े जाने लगे तो I had a very good relationships, a trusted relationship with some of the SIT members. तो काफ़ी फॉर्चुनेट था मैं उस हिसाब से, तो मुझे अंदर जाने का मौका मिला। और फिर मैंने एक्यूज़ को देखा, सम टाइम कुछ इंट्रोगेशन में हिस्सा लिया एज ऑफ कोर्स एज एन ऑब्जर्वर। बहुत सारे रेड्स में गए। आज उसको मैं पर्दे में देख रहा हूँ और मुझे सबसे अच्छा ये लगा, और विच इज़ मोस्ट सरप्राइजिंग टू मी, अ वेरी हैप्पी सरप्राइज, दैट मैंने तो सब कुछ देखा था, और या मेरे जनरेशन के लोग या जो लोग इस सब्जेक्ट को लेकर डील करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर जो है अपलॉज, जो डायरेक्टर है नागेश कुकनूर, उनका जो टीम है, उनके जो स्क्रीन पे राइटर्स है, उन्होंने कुछ नहीं देखा था। उन्होंने पढ़ा था ज़रूर, सबको मालूम था नागेश ऑलमोस्ट मेरे जनरेशन की है, मुझसे थोड़ा छोटा ज़रूर होगा, तो लेकिन जो डायरेक्टर हैं शो के, हाँ डायरेक्टर है जो शो के, बहुत ही मशहूर डायरेक्टर है, बहुत कॉन्शियस फिल्म मेकर है, तो उन्होंने जब किताब पढ़ के बोला कि इट्स एब्सोल्युटली शॉकिंग, पता नहीं उसको हम कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इट इज़ डेंजरस, एक्सप्लोसिव, वेरी पोलिटिकली चार्ज्ड। अल्टीमेटली जो भी वह शो बना, ही एग्रीड टू डू द शो, आई एम ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट। और इतना अच्छा बनाया, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ बहुत सारा चीज़ ना, तो मेरे लिए वो यही हो रहा है कि आई एम रिलिविंग द होल थिंग, कि इट हैज़ ब्रॉट मी बैक देयर, इट्स गोइंग दैट डाउन मेमोरी लेन, जाके इतना कुछ देख रहा हूँ। खास करके कैरेक्टर्स जो है, अमित सेहल प्लेइंग कार्तिकेयन, वो जो एक सरकाज़म है, बहुत फाइन सरकाज़म होता है, सिर्फ आँख बोल देता है उस एक्टर का। उस एक्टर की सिलेक्शन से लेके अमित वर्मा, जो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड रहा है,
रविंद्रन जैसे कैरेक्टर, अमोद कांत, सब लोग को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। उन लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है, बताऊँ मैं आपको। बट मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि ही हैज़ डन सच अ गुड जॉब, उसको रिक्रिएट करना विदाउट हैविंग सीन एनीथिंग। यही कुछ चंद फोटोग्राफ्स ही तो है ना हमारे पास, और तो कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने लिखा है, मैंने अकेला तो नहीं लिखा, बट मैंने किताब लिखा। इसके पहले कार्तिकेयन ने खुद एक किताब लिखा था, दैट वाज मोर एकेडमिक। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते उनकी अपनी लिमिटेशन होता है, कितना लिख पाएंगे। मैं खुल्लम खुल्ला लिखा तो ओके, और सब लोगों ने बैक किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बयान नहीं कर सकता, आई कांट एक्सप्लेन इट। वेरी नाइस। सो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हो जाना उस देश में जहां पॉलिटिक्स को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, एजेंसीज थीं, तमाम सारी पॉलिटिक्स चल रही थी, राजीव गांधी का श्रीलंका में इन्वॉल्वमेंट, हमारी पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजना, कैसे लिट्टे इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया, इन सबको आपने बहुत अच्छे से देखा, समझा और उसके बारे में तब लिखा मैगज़ीन में। इस किताब के अंदर जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आया कि ये एक बहुत ही बड़ा मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्राइम कह सकते हैं हम इसे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को ये बताइए कि राजीव गांधी की हत्या को मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्राइम क्यों कहा जाए। देखिए, इसके पहले तो प्रधानमंत्री का हत्या हो गया था, हु वाज ऑलरेडी इन ऑफिस, राजीव गांधी की माँ। इसको इसलिए मोस्ट कंट्रोवर्शियल बोला गया था क्योंकि पूरा जो सब्जेक्ट है उसमें इंडिया और श्रीलंका का जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, जो नेबरहुड का रिलेशनशिप है, वो बहुत समय से सही नहीं चल रहा था। वो लोग अपनी तरफ से कर रहे थे, हम लोग अपनी तरफ से जो कुछ भी कर रहे थे। देयर वर टू मैनी डिसएग्रीमेंट्स। अगर हम 1982 में चले जाएं, जब राजीव गांधी सिर्फ एक जनरल सेक्रेटरी शायद तभी बने थे AICC में, एंड मिसेस गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, तो LTT का ट्रेनिंग, तमिल रेबल्स का ट्रेनिंग इंडिया में हो रहा था अंडर द सुपरविजन ऑफ रॉ। ओके। प्रभाकरन मद्रास में था, झगड़ा हो गया था, किसी पिक्चर देख रहा था, हॉल के बाहर किसी के साथ झगड़ा हो गया, टिकट ब्लैक कर रहा था, वो चाकू निकाल के उसको मार दिया था। अच्छा। वो पुलिस में अरेस्ट हो गया। अभी प्रदेश कांग्रेस के जो चीफ थे नेडुरमन, तमिलनाडु के, उन्होंने मिसेस गांधी से बात किया करके बोला पुलिस इसको छोड़ दे, विल मेक श्योर कि ये श्रीलंका वापस चला जाए। तो आप देखिए जड़ें कहाँ तक है। तब तो किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि जिस प्रधानमंत्री ने उनको छुड़वाया, एक दिन उन्हीं के बेटों को ये जाके मारेगा। और ये थ्रेट दिया था। ये जब नेगोशिएशंस के लिए इंडिया आ रहा था, 2 बार आया था, इसको दिल्ली में अशोका होटल में रखा गया, ये अपने टीम को लेके आया, ये राजीव गांधी से मिले। 1987 में जब पीस अकॉर्ड के लिए आए थे, तब की आप हाँ, बात कर रहे हैं। तो राजीव गांधी ने उनको बहुत क्लियरली बोल दिया था कि जहाँ तक पीस की बात है, कोई नेगोशिएशन उसमें नहीं होगा। मतलब कि वायलेंस की बात है, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। आप वायलेंस बंद करो, तभी पीस की बात हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो कोई हल नहीं निकल रहा था उनके नेगोशिएशन, उनकी बातचीत में। उसी दिन दौरान एक रात को अशोका होटल से ये अपने एक साथी से फ़ोन पे बात कर रहा था। उसे मालूम होगा ज़रूर, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट आदमी था, वन ऑफ द बेस्ट गेरिला लीडर, प्रॉब्ली अगर बेस्ट कह सकते हैं इन हिस्ट्री। वो फ़ोन पे ये बोल रहा था कि अगर ये बेवकूफ़ मेरे को छोड़ दे, मैं हिंदी में पैराफ्रेज करके बोल रहा हूँ कि इतना बेवकूफ़ तो नहीं होगा, लेकिन अगर ये बेवकूफ़ मेरे को छोड़ दे तो मैं इसे देख लूँगा एक ना एक दिन ज़रूर। बट मुझे नहीं लगता ये लोग मेरे को छोड़ने वाले हैं। दे आर प्रोबेबली गोइंग टू हाउस अरेस्ट मी हियर। अब ये तो वाकई में सुना जा रहा था फ़ोन पे, क्योंकि उसके ऊपर रॉ, उसके ऊपर IB, सब लोग का नज़र था, एवरीथिंग वाज मॉनिटर्ड। तो ये प्रूफ, ये थ्रेड भी हमारे पास था। ऐसे बार बार बहुत कुछ हुआ। अब जो सीरीज़ देख रहे हैं, शुरू होता है, एक 4 बजे फ़ोन आता है इंडियन हाई कमीशन में, इज़ राजीव गांधी अलाइव? क्यों किसी ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। शिवरासन को हम सब लोग मास्टरमाइंड जानते हैं कि वो राजीव गांधी को मारा,
लेकिन ठीक उससे 1 साल पहले उसने संतन को लेके, उसका जो मेन डेप्यूटी था, वो ईपीआरएफ लीडर पद्मनाभा को उसी तरह मारा था। ह्यूमन बॉम्ब इस्तेमाल नहीं किया था ज़रूर। और बाय एग्जीक्यूटिंग दैट असैसिनेशन ही अर्न द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज लीडर्स, पोटुअमन एंड स्पेशली प्रभाकरन, कि यही लड़का है जो बड़ा काम कर सकता है, और उन्होंने उसको राजीव गांधी का काम सौंपा। सो इस पूरी असैसिनेशन को जिस तरह एग्जीक्यूट किया गया, इसकी जो कनेक्शंस है, एलटीटी जैसा कोई गरिल्ला फोर्स शायद आज तक दुनिया में नहीं आया है, ऐसा माना जाता है। उनकी जो नेटवर्किंग है, उनको कोई पॉलिटिकल पार्टीज या इंडस्ट्रियल हाउसेस नहीं फंड करते थे, उनके सिंपैथाइजर्स उनको फंड करते थे। $1 अ मंथ, वो एक मिशन था, मूवमेंट था। उनका जो सपोर्ट बेस इंडिया में बन पाया था, कितने मेरे तमिलियन दोस्त हैं जो बोले वो होगा, जो सीरीज में भी नागेश ने दिखाया कि भाई आपके लिए जो जिहादी है, मेरे लिए वो एक क्रांतिकारी भी है ना। इट डिपेंड्स ऑन आप किस तरफ से देख रहे हैं, पर्सपेक्टिव क्या है। यस, आई मीन मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 2 ऑफ द वेरी की मेंबर्स ऑफ द एसआईटी, वो जब थोड़ा सा कभी कभार रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि मैं दिल्ली ऑफिस से जाता था मद्रास हर हफ्ता, तो होटल में रहता था, तो कभी कभार मेरे पास आके शायद आधा घंटा बिता के गए। तो उस प्राइवेट मोमेंट्स के दौरान मुझे ये बोला गया था कि अगर डिस्पैशनेटली क्लिनिकली देखा जाए, तो हम शायद प्रभाकरन और सेवारासन को फिडेल कास्ट्रो और che गुएवारा के साथ कंपेयर करेंगे। दे आर थिंकिंग, दे यूज्ड टू ऑलवेज एडमिट। और ये लोग एसआईटी में थे। एब्सोल्युटली, ये एसआईटी में थे। दे आर वेरी की इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द एसआईटी। तो उनका ये था कि वो लोग आश्चर्य हो जाते थे, दिस गाय इज सरप्राइजिंग अस ऑल द टाइम। किसी को कुछ नहीं पता होता था जो माइंड गेम उसने सबके साथ खेला। तो अगर मतलब कि आप किसी भी एंगल से इस केस को देखे, वेदर व्हेन प्रभाकरन वाज ट्रेन्ड बाय अस, प्रभाकरन वाज वन। देखिए बहुत सारे ग्रुप्स है जो तमिल को नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका से को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे, एंड दे आल्सो वांटेड लिटिल बिट ऑफ तमिलनाडु व्हिच वाज बेसिकली प्रभाकरन्स। वो सारे लीडर्स आपस में काम कर रहे थे। प्रभाकरन वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने बोला ये बातचीत से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको इनफैक्ट रोक रहा हूँ कि थोड़ा सा आप ये समझाइए कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। मतलब श्रीलंका में क्या ऐसा हो रहा था जिस वजह से ये 2 ग्रुप्स वहाँ बढ़ गए, क्यों मांग होने लगी कि ये हमें अलग स्टेट दिया जाए, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता। बेसिकली जो नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका है वो तमिल में बात करते हैं, उनकी एक्सेंट थोड़ा अलग ज़रूर है, बट दे वर नेवर कंसिडर्ड सिन्हालास बाय द मेन स्ट्रीम श्रीलंका। यही प्रॉब्लम मेनली था, एक कल्चरल डिफरेंसेस था, और उनको हमेशा ये लगता था कि हमें जो दर्जा मिलना चाहिए, जो रिकग्निशन हमें मिलना चाहिए एक नागरिक होने के नाते, सिटीजन होने के, वो हमें कभी नहीं मिलता है। वी आर ऑलवेज ट्रीटेड लाइक सेकंड क्लास सिटीजन। सो इट इज़ बेटर हम लोग अपने देश बनाएं, विल हैव आवर ओन इंडिपेंडेंट स्टेट। ये चाहे वो टुल्फ हो, चाहे टेलो हो, ईपीआरएलएफ हो, चाहे एलटीटी हो, ये सब लोग का यही कहना था। लेकिन ग्रुप्स में आपस में जो है, और दूसरा चीज़ क्या होता था कि देखिए ये होता है कि एक बड़ा देश या कोई भी देश अपने नेबर्स में अपने नेबर को कभी कभार परेशान करता है। दे फीड इन्फॉर्मेशन, दे फीड सपोर्ट, दे गिव सपोर्ट, ये सब भी हो रहा था। तो ये शुरू हुआ था बेसिकली, जैसे मैंने बोला कि अर्ली 80s में शुरू हुआ था, जब उन लोगों को हमारे यहाँ से फीड किया जा रहा था, बहुत सारा सपोर्ट दिया जा रहा था। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए एलटीटी ने सपोर्ट बेस बहुत बड़ा बना लिया था। एलटीटी ने बाकी सब जो तमिल रेबल ग्रुप है उनके साथ उनका एक प्रिंसिपल लेवल पे एक डिफरेंसेस था। वो ये था कि प्रभाकरन ने बोला था डायलॉग से कुछ नहीं होना है, हमें आर्म स्ट्रगल करना है। बाकी लोग वायलेंस में नहीं जाना चाहते थे, और प्रभाकरन वाज वन पर्सन जिसने बोला था कि खाली नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका से नहीं होगा, हमें तमिलनाडु का एक हिस्सा चाहिए। सो व्हाट देयर इज वाटर इन बिटवीन, तो ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट होगा। सो नॉट ओनली श्रीलंका, इंडिया का भी एक हिस्सा चाहिए। एब्सोल्युटली, जिसका नाम उसने बोला था ग्रेटर इलम। ओके, इलम इज एक्चुअली नॉट लिबरेशन, इलम इज ए ब्यूटीफुल प्लेस। तो बोला था ग्रेटर इलम होगा। ये खाली वाई नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका, तमिलियन वहाँ भी तो है, हम लोग एक साथ क्यों नहीं रहते हैं। और ये जब उसने जाहिर कर दिया था पब्लिकली,
उसके बाद रॉ मदद कर रहा था उसकी, या उसके पहले की बात है? नहीं, रॉ बहुत पहले से मदद कर रहा था। रॉ इसलिए मदद कर रहा था कि रॉ चाहता था कि इससे हम जो है थोड़ा कोलंबो को अपने कंट्रोल में रखें। दिस आर वेरी कॉमन थिंग्स, हमेशा होता है ये। इसलिए जब Intelligence ये तो ग्रेटर इलम करती की बात की, इससे क्या हुआ, ये कहा जाता है दो चीज़ था। एक तो या तो वाकई में चाहता था ग्रेटर इलम हो प्रभाकरण, या ये एक पॉलिटिक्स है, एक चाल था टू विन द सिंपैथी कॉन्फिडेंस ऑफ टैमिलियंस एट लार्ज। क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे मूवमेंट्स के लिए मेरे को सारा दुनिया का टैमिलियंस का सपोर्ट मिलना चाहिए। आई नीड द सपोर्ट ऑफ देम। आई शुड नॉट बी सीन एज अ टेररिस्ट और जस्ट अ गरिला लीडर। आई एम अ लीडर जो अपने कम्युनिटी को लीड कर रहा है एक नया इंडिपेंडेंट नेशन बनाने में। एंड दैट इज हाउ ही हैड सपोर्टर्स फ्रॉम एवरीवेयर, जिनका श्रीलंका से कोई लेना देना ही नहीं था। जो मान लीजिए पिछले 100-200 साल से तमिलियन है, भारतवर्ष में, इंडिया में रह रहे हैं, वो लोग भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो इससे सबसे बड़ा काम क्या किया था, बिसाइड हिज वायलेंट अटैक्स, ये तमिलनाडु में जो अपना पूरा सपोर्ट बेस बना लिया था। नहीं तो कैसे ऑपरेट करता था ये। इनके लिए ये सब काम इसलिए बहुत आसान होता था क्योंकि बाई बोट सिर्फ 3 घंटा लगता है वापस पहुंचने में। तो ही वॉज एबल टू क्रिएट दैट होल सपोर्ट बेस इन तमिलनाडु कि अगर मैं जाफना से नहीं ऑपरेट कर पाया तो मैं तमिलनाडु सॉइल से ऑपरेट करूंगा श्रीलंका को अटैक करने के लिए। इसीलिए आप देखेंगे शो के अंदर भी ज़मीन के नीचे से गोल्ड निकला, क्योंकि वो उसका करेंसी वैल्यू होता है। वो उसके नीचे से ज़मीन के अंदर वो ड्रम्स के अंदर डीजल भर के रखा था, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी सेट्स रखा हुआ था। सो ही वॉज एक्यूमुलेटिंग ऑल दैट इन तमिलनाडु कि अगर ज़रूरत पड़ेगा, इफ़ दे आर एबल टू फ्लश मी आउट फ्रॉम जाफना, ट्रिंकोमाली, बाटिकालोआ, ऑल दिस प्लेसेस, मैं यहाँ से अटैक करूँगा। So controversial इसलिए है because it had too many ramifications, it had too many people involved, it had too many political parties involved. Rajiv Gandhi had multiple advisors. So it was a massive operation by the LTT. और LTT तब तक dominate करने लगा था. Everybody was like, जितने भी Tamil groups थे जो चाहते थे कि एक independent state बने, वो almost अपने आप को surrender कर दिया था प्रभाकरण के नीचे। खाली वो नहीं, जब रामचंद्रन चीफ मिनिस्टर थे तब तो ये भी हुआ था कि जितने भी रेबल ग्रुप से आर्म्स वगैरह रिकवर किया गया था वो सब एलटीटी को दे दिया गया। तो ही वॉज ऑल्सो पैम्पर्ड अ लॉट बाय अस। हम लोगों ने उसको बहुत मिसहैंडल भी किया था। राजीव गांधी के टाइम पे उनके अपने अपने एडवाइजर्स थे, सबके अपने अपने थ्योरीज थे। तो जहाँ तक जो मेरी समझ में है कि राजीव गांधी को कोई ठीक से ये समझा ही नहीं, या शायद किसी ने समझ नहीं पाया प्रभाकरण को, कि प्रभाकरण को समझना बहुत ही मुश्किल है। नोबडी परहैप्स कुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द थिंकिंग फॉर टुमारो, सो व्हाट आर हिज प्लान्स, and all his team members, his followers, they believed in him completely blindly. They like totally surrendered to him ki whatever Thalaivar says is like the final. He's like God to us, and he meant it. And he was extremely ruthless, and he had that massive support base, and the way he had created everything. आप बताइए कि क्या क्या नहीं हुआ till 21st May of 1991, किसी को भनक तक नहीं लगा। रॉ के चीफ गौरीशंकर वाजपेयी जो है वो मीटिंग के अंदर चंद्रशेखर को ये समझाने की वजह से मेरे एलटीटी का कोई लेना देना ही नहीं है, और वहाँ बाकी लोग बोल रहे हैं कि नहीं। तो हम से रॉ चीफ है और वो कह रहे हैं कि एलटीटी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा जो मोल है, इट वाज किट्टू आनंदन जो लंदन बेस्ड था। ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द टॉप एचेलन ऑफ एलटीटी। उनको थोड़ा समय लगा समझने में, द चीफ ऑफ रॉ, कि कौन किसका मोल था, किसने किसको मोल बनाया, खबरी बनाया। किट्टू हमारे लिए खबरी बना था या हम उसके लिए खबरी बन गए थे? बाद में तो यही साबित हुआ ना। सो कहने का मतलब ये है कि probably that is why it is the most controversial case, जिसका कोई ओपनिंग किसी के पास कुछ नहीं मिल रहा था। कब वो टाइम आया, या वो कौन सी वजहें थीं जिसकी वजह से एलटीटी ने या प्रभाकरण ने मान लिया कि इन्हें मतलब राजीव गांधी को मारना है? एक प्रधानमंत्री को मारने का कब डिसाइड किया, क्या वजह? आईपीकेएफ ऑपरेशन, आईपीकेएफ को जब श्रीलंका में भेजा, पीसकीपिंग फोर्स को जब भेजा राजीव गांधी ने, वो भेजा था
श्रीलंकन गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट में, ओके, जैसे यूनाइटेड पीस कीपिंग फोर्स जाते हैं वो, और दोनों कंट्री के बीच में एक समझौता होने वाला था। राजीव गांधी और जयप्रकाश के बीच में ये समझौता हुआ कि ठीक है, पहले जो कुछ भी हुआ है, लेट अस फॉरगेट ऑल दैट, लेट्स साइन अ न्यू पीस अकॉर्ड एंड वील लिव पीसफुली। ऑब्वियसली प्रभाकरण को ये बात कभी भी मंजूर नहीं था, और उसका जो अटैक्स होता था श्रीलंकन आर्मी के ऊपर वो मैसिव था। उसकी एक एक एक्सप्लोशन में 150-200 लोग मारे गए। तो तब जाके श्रीलंका को लगा कि हमें इंडिया का मिलिट्रीली मदद चाहिए, इंडियन आर्मी का मदद चाहिए। IPKF गया। जब से इंडियन पीस कीपिंग फोर्स लैंड किया जाफना में, नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका में, तब जाके उनको लगा कि नाउ दिस इज़ वॉर, और इस वॉर को रोकने के लिए हमें जो आदमी इस चीज़ को अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, राइट, ठीक है, तो इसलिए राजीव गांधी को हमारे रास्ते से हटाना पड़ेगा। लेकिन हुआ ये कि ये सब प्लानिंग जब चल रहा था, बातचीत जब हो रहा था, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह का गवर्नमेंट आया, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु में DMK का गवर्नमेंट आया। एक स्टेज के बाद दिल्ली में सरकार गिर गई, और चंद्रशेखर चौहान MP के साथ कांग्रेस का सपोर्ट लेके विथ हीज 54 MPs प्रधानमंत्री बन गए। तो जब कांग्रेस पार्टी ये सपोर्ट दे रहे थे, तो उस वक्त DMK का जो रूल था, रिजीम था, उस वक्त बहुत ही बुरी तरह फैल रहा था। द वे दे वर स्प्रेडिंग देयर विंग्स, LTT ओवर तमिलनाडु, इट वाज एक्सट्रीमली अलार्मिंग। सब जगह से रिपोर्ट्स जो था वो बहुत अलार्मिंग रिपोर्ट्स थे कि इनको किसी न किसी तरह रोकना ही पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर के ऊपर प्रेशर ये डाला कि आप वहाँ जो है गवर्नर्स रूल डाल दो, बिकॉज वी हैव गॉट दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट्स अगेंस्ट द DMK गवर्नमेंट, और ये DMK सरकार की मदद के सिवाय हो ही नहीं सकता, एंड विच इज़ अ फैक्ट। इट कुड नॉट हैव हैपेंड विदाउट द कंसेंट सपोर्ट ऑफ द DMK गवर्नमेंट। एंड द रीजन बिहाइंड दैट वाज ग्रेटर एलम। ग्रेटर एलम के बारे में ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट DMK वाज सपोर्टिंग ग्रेटर एलम, but DMK was allowing LTT to expand its support base in Tamil Nadu, क्योंकि उनके जो वॉलंटियर्स है, उनके जो कार्डर्स है, मेंबर्स है, उससे DMK की इलेक्शन में बहुत सारा फायदा हुआ करता था। सो इट वॉज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू ऑफ देम। DMK को ये सब कुछ नहीं मालूम था कि कल क्या होने वाला है। दे एब्सोल्युटली हैड नो आइडिया, बट एट द सेम टाइम LTT वॉज अ फॉरेन आउटफिट, हाउ कैन यू अलाउ देम। तो ये जो डिस्प्यूट हुआ, और वहाँ पे सरकार गिरा दिया गया। जैसा ही वहाँ सरकार गिरा, जाफना को ये लगा ये तो बहुत बड़ा स्टेप है, राजीव गांधी इसके मतलब दोबारा हमारे खिलाफ एक्टिव होने लगे, इवन दो ही इज़ नॉट एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, बट ही इज़ पुलिंग द स्ट्रिंग्स। और उसके बाद इलेक्शन होना ही था, और इलेक्शन में जितने भी प्रेडिक्शंस था, फोरकास्ट था, रिपोर्ट्स आ रहे थे, सबसे ये लग रहा था कि कांग्रेस शायद मोस्ट लाइकली वापस आ रहा है। तब जाके इनको लगा कि कांग्रेस अगर वापस आएगा तो IPKF दोबारा विल बी बैक इन श्रीलंका। तो उन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजा, एमिसरीज भेजा राजीव गांधी से बात करने के लिए। बेसिकली दे वर रेड हेरिंग्स। एक लंदन से कोई आया था, अर्जुन सितम्पलम करके, हु वाज रिप्रेजेंटिंग श्रीलंकन्स, और कुछ थिंक टैंक थे who were not just think tank, they were like intellectual members of LTT. वो आके राजीव गांधी से मिले, they offered an olive branch और बोला कि we also want peace. तो we hope कि it looks like if you're coming back to power, तो we don't expect IPKF returning to Sri Lanka. तो राजीव गांधी यही कह रहा था, that depends. अच्छा, It depends on you. आप क्या चाहते हैं? आप वायलेंस को, यू शन वायलेंस, क्योंकि पहली बार जब IPK किया गया, वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। आपने कुछ कम नहीं किया। सो देयरफॉर, एंड यू हैव ब्रेन वॉश्ड पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका, द तमिल श्रीलंकन तमिल्स अगेंस्ट IPKF, कि IPKF was there only to rape your women, which is not correct. There might have been one or two stray incidents, but it is absolutely wrong to say, I can tell you with responsibility, mass rapes and all did not happen. बट ऑफकोर्स ये सब चीज़ वॉर में होता है, स्प्रेड किया जाता है।
तो ये मैसेज फिर जब मिला प्रभाकरण को, तो उसको लगा दैट मीन राजीव गांधी इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि प्रभाकरण के लिए विदाउट वायलेंस ये मिशन अचीव नहीं हो सकता है, बिकॉज इट्स वॉर फॉर हिम, ही डजंट थिंक ही इज अ टेररिस्ट। ओके, उसके लिए 200 श्रीलंकन आर्मी को मारना इज नॉट एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, रिवॉल्यूशन था। एब्सोल्युटली, ये रिवोल्यूशन था उसके लिए वॉर था। बोला मैं अपना स्टेप लेना चाहता हूँ। तो उसको जब ये मैसेज राजीव गांधी से मिला कि इट डिपेंड्स ऑन यू, then they thought कि then now we'll have to prepare ourselves and we have to stop this man from coming back to power. We don't have much time. It was in the month of October 1991 when he called some 4 or 5 key members of his team, and they discussed, and this decision was taken that Rajiv Gandhi will have to be removed whichever way. जिस पे हम आएंगे बाद में, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि हाउ पावरफुल वॉज प्रभाकरण एट दैट टाइम, बिकॉज जब वो बातचीत कर रहा है, वो यहाँ आकर के बात कर रहा है, हमें पता है कि हाँ वॉट ही इज़ कंसिडरिंग राजीव गांधी, वो एकदम उनको अपना एंटी मान करके चल रहा है। स्टिल हमारी एजेंसीज़ को कुछ पता नहीं चला, स्टिल इतना बड़ा वो मतलब असैसिनेशन उसने प्लान करा और उसको एग्जीक्यूट किया, तो कितना पावरफुल था? क्या उसे अंडरएस्टिमेट किया गया उस वक्त? क्या आई थिंक मेरे लिए ये प्रभाकरण का पावरफुल होना नहीं है, ये लैप्स हमारी तरफ से था। प्रभाकरण पावरफुल था, ये सबको मालूम है। प्रभाकरण को पूरी दुनिया से सपोर्ट मिल रहा था, तमिलियन से, ये भी हमें मालूम है। कुछ यूरोपियन नेशन से उसको कुछ डोनेशंस वगैरह मिला था, ये भी हमें सब कुछ मालूम था। प्रभाकरण क्या कर रहा था, ये भी हमें मालूम था, नहीं तो हम IPKF क्यों भेजते श्रीलंकन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट में। और प्रभाकरण न्यू दिल्ली में अशोका होटल में बैठ के बोल रहा है कि अगर मेरे को इसने अरेस्ट कर दिया तो ठीक है, और अगर ये बेवकूफ़ी किया छोड़ने का, तो मैं ऐसे सबक सिखा दूंगा। हमने उसको भी इस तरह कभी इंटरप्रेट नहीं किया कि ही कैन गो टू द एक्सटेंट ऑफ फिजिकली एलिमिनेटिंग द प्राइम मिनिस्टर और अ लीडर ऑफ अ नेशन। Everybody thought that his actions will be limited to those who are his direct rivals or coming on his way. Because he was not so violent on Indian soil. He was violent on his own soil. ओके, इंडिया में कोई ऑपरेशन नहीं, क्योंकि इंडिया में उसके LTTE के मेंबर्स आते थे, रेफ्यूजी कैंप्स में आते थे, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होता था, दोज हु सफर्ड वुंड्स ड्यूरिंग द वॉर विथ श्रीलंकन आर्मी। तो इंडिया में वो कभी एक्शन करना नहीं चाहता था। बट जब उसके माइंड पे ये आया दैट नो, आई हैव टू गो फॉर ग्रेटर एक्शंस, एक्ट ऑफ वायलेंस ऑन इंडियन सॉयल, तब जाके उसने सिवरसन को भेजा पद्मनाभा को मारने के लिए। इट वॉज अ बिग टेस्ट केस। और पद्मनाभा को भी जब मारा गया, उसमें ये साबित हो गया था कि लोकल गवर्नमेंट जो था वो किस हद तक इन्वॉल्व हो सकता है। अदरवाइज होम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट नागराजन, ही अलाउड द assassins to flee to Sri Lanka after they had killed Padmanabha. He knew everything. Ultimately, he was arrested. He was jailed. Now, ये जो हम 1990 जून, जुलाई, अगस्त की बात कर रहे हैं, तब तो राजीव गांधी जीवित थे। और रॉ का जो तमिलनाडु यूनिट था, उसने बार बार ये रिपोर्ट दिया था दिल्ली को कि राजीव गांधी के ऊपर जो थ्रेट परसेप्टिबिलिटी है, वो जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे वो और ज़्यादा होगा, क्योंकि SPG उनके ऊपर नहीं था। So therefore, his traveling in Tamil Nadu has to be totally under monitoring. क्यों नहीं ऐसा हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि जानबूझ के लोग कर रहे थे, बट इसको आप नेग्लिजेंस कहें, कुछ हद तक कॉम्प्लिसिटी कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए। लाइक अ होम सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट कैन अलाउ द assassins to flee even though he gets arrested later. तो और उनको कभी वायलेंस के लिए अक्यूज नहीं किया, इवन करुणानिधि ने या DMK ने ऑफिशियली। उन्होंने यही कह के छोड़ दिया कि दे आर फाइटिंग अ वॉर इन देयर ओन कंट्री, हमें इसके ऊपर कुछ कहना नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा हो रहा था बहुत कुछ, क्योंकि अदरवाइज वो यहाँ सपोर्ट बेस क्यों बना रहे थे। तो मैं जो वो म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग की बात किया, तो तब से ही बन गया था। बट हमारे पास इंडिकेशंस बहुत सारे थे
But somehow we were not paying attention to that. मेरे को आज तक ये बात कभी नहीं समझ आया कि जिस दिन रात को ये 10:20 पे असैसिनेशन हुआ, ठीक उस वक्त मैं अमित वर्मा के साथ भंडारा रोड में उसके घर के नीचे बैडमिंटन खेल रहा था. उसकी वाइफ शोभना ऊपर से फ़ोन कर बोला, अमित तुम्हारे लिए फ़ोन है. और हमें ये लगा कि वो चाहते हैं कि अमित अब गेम ख़त्म करो, ऊपर आ जाओ. हाँ सिग्नलिंग है. तो अमित ने बोला अनिरुद्ध लेट्स कंटिन्यू. वो ऊपर से बोले बॉस का फ़ोन है ऑफिस से. तो अमित ने कहा सम अदर टाइम प्लीज़, यू नो, ओके, कुछ नया कुछ ढूंढो बोलने के लिए. एंड देन शी स्क्रीम फ्रॉम टॉप अमित. तो अमित गया और जाके उसको पता चला, ओ एक्चुअली इट इज़ विजय करण कॉलिंग हिम कि आई एम रीचिंग सम प्लेस, यू ऑल्सो गो देयर. इतना बड़ा केस हो गया. मुझे तो उस वक्त कुछ नहीं मालूम था क्या हुआ. उस दिन उसका गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम था, तो उसने मेरे को बोला कि तेरा स्कूटर किधर है. आई सेड इट्स पार्क्ड बिलो योर हाउस. बोला कैन यू ड्रॉप मी टू द हाउस, दिल्ली हाउस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु स्टेट. छोड़ा मैंने. There were quite a few white ambassador cars, but it didn't look like some place is being raided, CBI raid or something like that. Next morning I read it in the, that's how my book starts. I read it in the newspaper when my wife showed it to me. The first reaction of Amit was, it has to be LTT and no one else. इतना clear. It was so clear. Because LTT had that advantage. LTT के लिए तमिलनाडु में clandestinely operate karna was the easiest, not for a Khalistani militant or somebody like that. खालिस्तान का एंगल क्यों आ रहा था? बिकॉज खालिस्तान का एंगल इसलिए आया था बिकॉज ऑफ पंजाब हिस्ट्री. ठीक है ना. और जगदीश सिंह चौहान वॉज इन लंदन. ही नेवर एग्रीड विद राजीव गांधी. आई मीन ही ऑल्सो टॉक्ड ऑफ आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट ऑल दिस, बट दैट्स इट. इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं था. JKLF जो भी हो, तमिलनाडु में जाके कोई क्यों ये करेगा. आई मीन ऑल सडन व्हेन यू एग्जीक्यूट एन ऑपरेशन लाइक दैट, यू नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट. You need a lot of support from key positions. You have to have so many people with logistics. और किसी को आज तक कुछ नहीं पता चला. But still everybody felt कि it can only be LTT. They will execute the operation and then in 3-4 hours they will be back in their country. So it's the easiest route for them. Why is it that पता नहीं अपना नौकरी बचा रहे थे, क्या कर रहे थे. बट उसी दिन जब भुवनेश्वर में थे चंद्रशेखर इलेक्शन कैंपेन में, वो रात को वापस आए, बोला कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी अफेयर्स का मीटिंग बुलाओ. सब लोग उसमें आए. वहाँ में गौरीशंकर वाजपेयी यही समझा रहे थे कि नहीं LTT नहीं है, LTT नहीं है, LTT नहीं है. ये कुछ समय तक चला. और जो हम सीरीज़ में, ऑफकोर्स सीरीज़ में आप तो सब कुछ नहीं दिखा सकते उतना. सीरीज़ में हम जो एक देखते हैं कि जहाँ रॉ के चीफ है, IB चीफ है और CBI डायरेक्टर तीनों बैठे हुए हैं, ये सब कई बार तो बहस झगड़ा तक भी हो गया था. ऑलमोस्ट लॉट ऑफ आर्गुमेंट्स बिटवीन द थ्री ऑफ देम वेयर रॉ kept on saying that no, it is not LTT, it is not LTT, it is not LTT. So what I'm trying to say is that people who should have known, they did not know. That was probably the most unfortunate case, that there were writings on the wall, but for whatever reason or reason best known to them, we are not trying to read those messages on the wall. It did happen. अभी के टाइम पे हम देखते हैं कि किसी भी कंट्री में इतना इन्वॉल्व नहीं होता इंडिया. मतलब सब जगह पर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, बट हमारा उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है. क्या उस समय श्रीलंका की क्या पॉलिटिकल वहाँ पर क्या चल रहा था कि इंडिया इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ, श्रीलंका ने इतना इन्वॉल्व होने दिया कि हम अपनी पीस कीपिंग फोर्स वहाँ भेज रहे हैं, हज़ारों जवान हमारे मार दिए गए वहाँ पर, और उसके बावजूद हम वहाँ पर अपने लोगों को रख रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर इतना इन्वॉल्व हैं. क्या माहौल था वहाँ पर, वहाँ का पॉलिटिकल माहौल और यहाँ का पॉलिटिकल माहौल, कि हम इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहे थे वहाँ पे? एक्चुअली ये थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल मामला है. बेसिकली द वेस्टर्न फोर्सेस एंड द सोवियत ब्लॉक, they were like, squeezing their zone of conflict over South Asia. ट्रिंकोमाली आइलैंड के पास एक अमेरिका का बेस बनने जा रहा था, अमेरिकन बेस, which the then Sri Lankan government had allowed. And the Soviets, the Russia was very unhappy with it. This happened after Mrs. Gandhi's return to power in 1990. तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जहाँ पे सोवियट्स का हमारे पर बहुत सारा प्रेशर था
कि श्रीलंका को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लो ताकि ट्रिंकोमाली आइलैंड में वो अमेरिकन मैरीन बेस ना बन पाए. दिस इज अ स्टोरी विच इज डॉक्यूमेंटेड ऑल्सो एट वेरियस क्वार्टर्स. यहाँ से मतलब कि इट्स लाइक the geopolitics starts here, that there are bigger powers who had interest, and obviously we are catering to them. So if Jayawardene was catering to the American interest, we were catering to the Russian interest. And that is how we took interest to the extent of training, rebels who would have given a lot of trouble to Colombo. सो वहाँ से बेसिकली शुरू होता है. लेकिन उससे जो तमिल रेबल्स है वो बहुत पहले से था, तो उनको फ़ायदा हो रहा था उससे. तो इट इज़ ऑल अ रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस. बट देन रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस गो आउट ऑफ हैंड ऑल्सो. आई मीन वी हैव सीन इन केस ऑफ भिंडरनवाले, इट हैपन्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर. Whether you call it the formation of ISIS, सब जगह Afghanistan. At the end of the day, it's a power game. But sometimes, those people go out of control because then they are a leader on their own and then they don't want to listen to you. That is what happened with Tamil rebels. So when you feed them, someday they will become too powerful for you to handle. So इसका शुरुआत वहीं से होता है. और हालांकि ट्रिंकोमाली आइलैंड में वो मेरिन बेस कभी बन नहीं पाया, बट बाय देन द तमिल रेबल्स हैड बिकम वेरी पावरफुल, एंड बाय देन दे वेर वेरी कॉन्फिडेंट. देयर मोरल वाज बूस्टेड दैट yes, we can continue this war and we'll continue till the end. And they were extremely dedicated. Like I said, that nobody really spoke very ill of them. I have investigated many stories of terrorist leaders, whether it is Punjab or some other part in the world. Generally, they are seen as someone, to be hated, to be not talked about. But somehow people, I'm talking about investigators, intellectuals, authors, normally they have never spoken about LTT like that. A bit sympathy was there. Yeah, sympathy was there, and they somehow saw that these people are fighting for a genuine cause. See, also other thing is that Northeastern, there was no talk of Greater Ilam then. So in a way, Punjab can affect us. Northeast can affect us because it is within my sovereignty, sovereignty of my nation. But Sri Lanka is not part of me. But I'm saying still, particularly among Tamils, they saw a leader in Prabhakaran who is fighting for Tamils. I may not go and live in Sri Lanka, but I feel good that he is fighting for the cause of Tamilians. It's like some people had to fight for it to get Tamil language recognized as a fourth national language of Singapore. Now, which Tamilian will not support it or sympathize with or not endorse it? It's for a good cause. I think that is how Prabhakaran was perceived by a very large section of Tamilians. आपने प्रोफाइल स्टडी किया होगा प्रभाकरन का ऑब्वियसली, तो ऐसी क्या चीज़ें थी जो वो इतना ज़्यादा लोगों पर अपना इम्पैक्ट डाल दे रहा था कि उसको पूरी दुनिया से सपोर्ट मिल जा रहा है? क्या बहुत अच्छा ओरेटर था? मतलब ऐसी क्या चीज़ें आपको उसकी प्रोफाइल में नज़र आईं? प्रोफाइल में देखिए ये नज़र आया था कि ऑलमोस्ट ही न्यू एवरी cadre पर्सनली. He knew about the family. He would look into their problems. At the same time, he was so ruthless. He was so focused in his mission that somebody who he might have looked after for years, he can order his death in a moment. So people believe that this guy can deliver. And he means what he says. He delivers what he says. He keeps his promises. And he's doing it for us. And it is also a fact that Sri Lankan Tamils were really treated like a second-class citizen in Sri Lanka. There's no doubt about it. I have spoken to a lot of Sinhalas, Sri Lankans, and they all admitted that this should not have happened. They were always seen as that they are, somehow it was some kind of an insecurity, you can say, that Sri Lankan Tamils are superior in intellect or brain than us.
True or false, I absolutely don't know. But they tried, I mean, Sinhalas felt that Sri Lankan Tamils should be kept under check. And that is something which not be acceptable to anyone. And this was a reason of sympathy for anybody, whether somebody is an investigator or somebody who is an active member of his group. ये जो अटैक था जी, ये अपने आप में सुसाइड बॉम्बिंग का फिदाइन अटैक बोलते हैं। जी। तो जो ये फिदाइन अटैक हुआ, इसकी प्लानिंग कैसे की गई, कितना एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगाया होगा इन्होंने? श्रीलंका ने ह्यूमन बॉम्ब का हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो पीपल न्यू अबाउट सुसाइड अटैक्स, लेकिन ह्यूमन बॉम्ब शायद प्रभाकरण ने पहली बार तैयार किया, जहाँ तक मुझे मालूम है कि लोगों को एक फिदाइन अटैक होता है कि आपको मालूम है कि आई एम प्रॉब्ली गोइंग टू डाई, ओके, इन दिस अटैक एंड आई विल स्टिल गो फॉर इट। बट ह्यूमन बॉम्ब तो खुद ही एक बॉम्ब बन के जाता है ना, और कुछ होना हो मैं खुद तो जाऊंगा ही जाऊंगा। और वो जिस पैशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, कन्विक्शन के साथ, लव के साथ करते थे, it is believed, it is purely because how Prabhakaran was able to brainwash them. They were genuinely poor. They were genuinely denied of a lot of opportunities in the country. So if they were doing good in education or whichever way, either they look for an option outside the country and build a career because they felt we have no future in this country. So it gave that impetus to Prabhakaran or all Tamil leaders for that matter, Tamil rebels, कि हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और उसमें सबसे इफेक्टिव था प्रभाकरण, क्योंकि प्रभाकरण के ऊपर सब लोग का विश्वास यही था कि ये कर सकता है। क्योंकि बाकी लोगों ने बातचीत तो जरूर किया है, लेकिन बहुत बड़ा काम कर सकता है वो। He was fighting for a cause and they believed in him. He delivered. So इस हद तक उन्होंने कन्विंस किया था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हाउ इफेक्टिवली वी कैन डिलीवर। हम 10 टैंक लेके नहीं लड़ सकते, हमारे पास फाइटर जेट्स नहीं है, हमारे पास रॉकेट नहीं है, हमारे पास कुछ गन्स होगा, बट द बेस्ट वे, गन्स लेके हम कितने लोगों जाके मारेंगे, इनका आपस में डिस्कशन हो रहा था। सो दे मास्टर माइंडेड द एक्ट ऑफ हाउ इफेक्टिवली यू कैन यूज एक्सप्लोसिव्स। क्योंकि इतना सा RDX से आप एक साथ 20 आदमी को मार सकते हैं, लेकिन उसको अगर बुलेट के जरिए मारेंगे तो शायद आपका 20 आदमी जाएगा, आपका 2000 बुलेट जाएगा। सो ही मेड a very effective use of the resources he had at his disposal. And that is where they thought that explosive का इस्तेमाल करो। Like एक ट्रक में आपने इतना सारा explosive डाल के you go and run into an army post of Sri Lankan army to avenge an air attack on Jaffna, और उसमें कुछ 220 लोग मारे जाते हैं। Can you imagine what kind of terror it spreads? What message it gives to the whole world? It just goes to show how what I'm trying to say is that these kind of attacks were perceived as that he was so focused in his mission. He was never really seen as a terrorist. Sometimes it's a mystery to me also. I mean, I was already a reporter then. I mean, I was a cub reporter in 82, and incidentally I ran into someone who was with IB, and he told me that, do you know we are training Tamil rebels? I said, ये कैसे हो सकता है? बोला, हाँ सच है, ये तमिलनाडु में कैंप खुला है। So I said, नहीं, I think, are you sure? तो बोला कि बांग्लादेश के टाइम हमने नहीं किया था क्या? It happens, right? Oh, okay, fine. So what I'm saying is that probably that was his greatest strength, that with a very limited resources, whether it is manpower, whether it is his financial resources, whether it is his arms and ammunitions, he probably made the best, or I should call it most effective use of it. कि maximize कैसे किया जाए इस चीज़ को वो मास्टर था। 21 मई 1991 का क्या निकल करके आया, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था? एक्चुअली ये लोग 1 साल से आ रहे जा रहे थे, और 21 मई
जिस दिन ये उनको मारा गया, उससे ठीक 1 मई 1991 में ये जो 9 मेंबर का हिट स्क्वाड आया था। अच्छा, ये श्रीलंका से आया? हाँ, जो षणमुगम जो स्मगलर था, जो इन लोग का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हैंडल करता था, तो एक 9 मेंबर्स हिट स्क्वाड लैंडेड अप। बाई देन दे वर ऑल रेडी टू स्ट्राइक। उसके पहले रेकी हो चुका था, उसके पहले लोग सिलेक्ट कर लिया गया था। जहाँ पे क्या होता था कि अभी जो श्रीलंकन तमिल है, उसका एक अपना कॉज है कि आई वॉन्ट माई ओन नेशन। अभी आप इंडिया से जो तमिलियन लेंगे इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, उसको आप कैसे कन्विंस करेंगे? सो दे लुक्ड फॉर दोज हु कैन बी ब्रेन वॉश्ड एंड सेम पीपल हु आर इन नीड ऑफ मनी। मनी प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नलिनी का जो कैरेक्टर है, नलिनी का जो रोल था, जिसने मुरुगन से शादी की, नलिनी's फैमिली वॉज इन ह्यूज डेट्स एंड हर मदर पद्मा वॉज वर्किंग एज अ स्टाफ नर्स इन अ स्मॉल नर्सिंग होम। उनका नौकरी चला गया था वहाँ से फॉर सम रीज़न। तो उसी नर्सिंग होम से उनको एक रहने का जगह मिला था, गॉट अ स्मॉल क्वार्टर भी हाथ से चला गया, कहाँ जाएंगे? अराउंड दैट टाइम one of the LTT cadre, important member, was looking for people to set up a team. तो नलिनी का जो भाई है पाक्या चंद्रन, उन्होंने उसको एक पूरा प्रिंटिंग प्रेस बेच दिया सिर्फ 5,000 रुपए में, और बोला हर महीने में, और वो सिर्फ उनके लिटरेचर छापेंगे, और वो बेचना नहीं होता था उनको रेगुलर मॉनेटरी सपोर्ट मिलता गया। इस चीज को भी बहुत अच्छी तरह हरि बाबू द कैमरामैन, ही एक्चुअली डिड नॉट नो राजीव गांधी विल बी किल्ड ऑन दैट नाइट। ये भी काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वो बहुत गरीब था। हिज मदर, वो बेसिकली शी वॉज अ हाउस हेल्प टू गो एंड क्लीन यूटेंसिल्स एट पीपल्स होम। हिज फादर हैड नो जॉब. So for him, suddenly he became very important. He felt, that someone who didn't even have a camera. तो वो बेबी सुंदरम जो है, वेरी सीनियर फोटो जर्नलिस्ट, उनके पास बहुत सारे कैमरामैन आते थे। ये वहाँ जाकर बैठा रहता था कि अन्ना मेरे को भी एक असाइनमेंट चाहिए, तेरे पास कैमरा ही नहीं है कोई, तो किसी का कैमरा उधार मांगता था। कैमरा कौन किसको देगा? नोबडी विल लेंड अ कैमरा। तो वहाँ से बेबी सुंदरम ने देखा कि ही इज़ वन पोटेंशियल गाय, लेट मी सी। तो ऐसे करके इन्होंने लोगों को ढूंढा, मजबूर हो, हाँ, उसको कैश देना। ये सीरियल में जो देखा गया, रघुत्तमन को पहला शक क्यों हुआ था जब उसका घर गया था? तो वो बोला कि चलो बाहर जाकर थोड़ा चाय वाय पीते हैं। तो बोले नहीं, आप आए हैं, आप चाय पी के जाइए। तो इसे इतना सारा नोट निकाला उन्होंने। तो उनको लगा कि इतना गरीब है, इतना सारा पैसा अचानक कैसे उनके जेब से निकल सकता है? तो अगेन somebody like Hari Babu was under the influence of money, and that someday he will be meeting a leader like प्रभाकरण। तो वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ जो उसका जो चिट्ठी का एक्सचेंज हुआ, सुंदरी हु वाज अ नर्स, वो उसको यही समझाए थे कि आई थिंक यू आर हेडिंग फॉर इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, व्हाई आर मिक्सिंग ऑफ दिस पीपल। ही सेड नहीं, क्या बात कर रहा है, इतना बड़ा लीडर है। एक दिन एक ग्रेटर इलम की बात कहता है, एक नया स्टेट बनेगा, आई वांट टू गो एंड मीट हिम। सो एवरीबडी वाज इन दैट ऑ ऑफ प्रभाकरण ऑल्सो। ही हैड प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ एक्सट्रीमली वेल. He was very popular with the foreign media. He never really gave interview to Indian media as much. He always selected interviews to Time Magazine, Newsweek, BBC, because he wanted to become known as a world leader. और ये कैसे पोर्ट्रे करते थे उसको? This all somebody who is fighting for his cause. If you very clinically look at it, he had a cause to fight also. There's no doubt about it. We got affected because of that. That's a separate story. And obviously you have got every right to defend it. But he had his own story also, where he had his own justifications. So money played a very important role in recruiting people. And then, of course, you brainwash them. So these two things was used very well to recruit locals who will then work in tandem with those who are coming from Sri Lanka. So Sri Lanka से 9 लोग आए थे 1 मई 1990 को, और तब तक इन लोगों ने सब कुछ कर लिया था। और यहाँ से जो लोग थे, सो देयर उस वक्त बैठ के तब प्लान किया गया कि बॉम्ब कैसे बनाया जाएगा, कहाँ पे अटैक करेंगे। यहाँ आने के बाद ही प्लान। हाँ, यहाँ आने के बाद
मतलब कि रिक्रूटमेंट हो गया था, बट व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस यू डोंट रियली रिवील योर प्लान. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नोबडी नो हु इज द टारगेट. सो लाइक Arivu is a dropout electrical engineer from an institute called Indian Institute of Engineering and Technology in Kodambakam. वो नौकरी की तलाश में था. वो एक दो दोस्तों को जानता था, उसको बुला के लेके आया, तो उसने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना के दिखाया बॉम्ब बनाने का. He was given a very different story. Other boys were coming from Sri Lanka as refugees. They were introduced to the locals, and what they were told that you have to distribute leaflets, pamphlets talking about this Elam thing. And the ill effect of IPKF on us, that how India is joining hands with Colombo to torture us, to kill us. So this was being spread. Now suddenly on this there were actions of police department. तो इसे छुपाने के लिए now we need some hideouts. But वो hideouts future में काम आएगा. स्ट्रैटेजी थी, बहुत Strategy था, where nobody knows actually. So they were all working. Only Murugan knew that what is the purpose, because Pottuaman was the intelligence chief. Prabhakaran is the chief. Pottuaman was the intelligence chief. Sivarasan worked under Pottuaman, but after assassinating Padmanabha 1 year ago, he earned the confidence. He came in the limelight of Prabhakaran as much. जहाँ एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन दोनों में शुरू हुआ. हालांकि ही यूज्ड टू रिपोर्ट टू Pottuaman. एंड शिवरासन के नीचे था मुरुगन, who was an explosive expert. He was aware of this. He was aware of this whole we thing. have to kill. They were aware of. Because he got into a relationship with Nalini, that Nalini came to know at a much later stage, when Nalini led them to Parsuvakam, a place, to buy clothes to stitch the salwar kameez, orange and saffron color, orange and green color. उनको तब, बिकॉज वो जो आपने देखा होगा ना, कोई लूज फिटिंग वाला जो बात था. एंड इट ऑल्सो हैपेंड दैट Dhanu and Shubha both were human bombs. Only Sivarasan knew whom to use. But Shubha or Dhanu, they didn't know who was going to get the chance. In between, Dhanu wrote a letter to Prabhakaran saying that I cannot thank you enough for giving me this opportunity. My God. And that created an impression, probably she is the most dedicated one. In fact, as far as I know, a lot of accused had later on confessed before the SIT that Subha was very upset. That just because of one letter, you gave the chance to Dhanu to do the final act. इतना dedication. I could have done the same thing also. And in Delhi, this girl called Sonia alias Akila, she was also equally upset and disturbed. That, oh God, they have, I mean, for her, let them fail in Tamil Nadu so that I get a chance. Pottuaman had a plan B. That's why he sent Kanaka Savapati and this girl, ki tum Dil mein jao, I will see, how to make use of you. You would go and do all this study and recce's. And Sivarasan by then had a huge team, and Sivarasan had to prove a point. See, it is believed that Sivarasan was someone with a very bloated ego. If you challenge him once, gone. But the best was to provoke him. You challenge him, he will deliver. So Pottuaman kept on telling him that no, you don't get into this plan B thing. That I will handle separately. And he didn't like it. He says there is no need for a plan B. The soil of Tamil Nadu is the best place. I have already set up everything. I have got everybody in place and they are delivering. Imagine till date, I think SIT, now it doesn't exist anymore. We never came to know from where Murugan got that much of RDX. ये अभी भी नहीं पता. As far as I know, नहीं पता. क्योंकि during my book, I still tried to figure out. And I was told by some of the members that होता तो बोल देते ना तेरे को. Strange. And that had inspired a lot of other people, including the 1993 bomb blast.
जब दूसरे सोर्सेस से RDX इंडिया पहुंचा. सो आई एम सेइंग इज कि वो जाल जो है उसने बिछा लिया था ऑलरेडी. 1 साल से आके काम कर रहा था, स्टार्टिंग विथ even before Padmanabha was killed. So Padmanabha's assassination was delivery. Then he set up his team with the help of Santhan. I don't know why, because I can understand that you cannot probably have everybody in a show in the series. Santhan is not there in the series, but Santhan was his main person. And there was their own politics also, like whether Murugan is more important, closer to Sivarasan, or Santhan is closer to Sivarasan. Internal उनका power. उनका internal एक rivalry था. And the reason why some distances were created between Murugan and Sivarasan, as far as I know, I heard from my sources, was that Sivarasan never approved of his relationship with Nalini. Because these things are not acceptable on a mission like that. So everything was already set up, his whole plan. And when he landed up on 1st of May 1990, he started designating then that, okay, you show me this design, how to create a circuit. Okay, someone else will get the cloth. What cloth to be used? Should I use a very thick cloth? Okay, why thick cloth? So that it can carry that much of weight easily. So therefore, thick denim was used. Now somebody who was stitching that blouse was only given a certain size. How that size? Not a blouse. But as far as I know, a bra was given. Because उसका shape bra जैसा होना चाहिए था. फिर उसको बोला गया ऐसा ऐसा होगा. An elderly lady, and she has some problem, so she has to be given this on some doctor's prescription. तो ऐसा एक बनेगा. So the bomb, different parts of the bomb were acquired through different sources. Somebody is procuring the cloth, somebody is getting it stitched, somebody is designing the circuit, and somebody is sourcing the explosive. Assembling हो रही है. Assembling पूरा होके फिर धानु को पहनाया जा रहा है. और ये इतना श्योर थे कि ये काम कर जाएगा. I mean, look at the dry runs they had conducted. 1 साल पहले कर चुके थे. तो पहले कर चुके थे already. Because again, look at how methodically an organization like LTT operates. Why do they do a dry run? Because you need to know if there are lapses in your operational plan. 1. 2, it will be filmed. So that you can study sitting in Jaffna what went right, what went wrong. ये फिल्मिंग का भी बताइए, इसका भी काफ़ी बात हुई है कि हाँ, फिल्मिंग इसीलिए ही होता था बिकॉज वो फिल्म जाना था हमेशा जाफना में, जस्ट टू सी दैट इफ एवरीबडी हैज बीन गिवन अ सर्टेन पोजीशन, डिड दे फॉलो इट, वर दे इन द राइट प्लेस. सपोज द मिशन फेल्स, व्हाई डिड इट फेल? हाउ डू वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स? हाउ आर वी गोइंग टू करेक्ट इट इन आवर नेक्स्ट मिशन? तो बाकायदा क्या, आई विल अगेन कम टू दैट थिंग कॉल्ड कन्विक्शन. वो जो बनाया गया सर्किट, उसका टॉगल स्विच था ना, उसका 2 एक्टिविटीज़ होता था. एक सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, जब सिस्टम को आप एक्टिवेट करते हैं, your whole body starts vibrating with that circuit. So she does it, and you will see in the series also, she does it, and then she looks around, telling Sivarasan and others, go away now, I'm ready. And then Rajiv Gandhi was trying to lift her up. डेस्टिनी है ना. अनसुईया बोल रहे कि नहीं, तुमको मना किया था, तुम फिर वापस आ गए. यू डोंट हैव द मीट एंड ग्रीट authority permission. Rajiv Gandhi says, let everybody get a chance. And then she presses the second switch. Now, he didn't know that Arubabu will get that close, mar jayega. Nobody really knew. But ये सब जब हुआ, Nalini and Shubha, they already left their position from the women enclosure. It is believed that Santhan was also there. Some photographs, because there was one video where there was some traces of Santhan, and that video got tampered. And I had personally spoken to the then director. It's there in my book also, M.K. Narayanan, and he gave me extremely diplomatic answers. He neither denied nor agreed. There had been many interviews of Mr. Karthikeyan. What happened to that video? Why didn't you consider it? No, okay, I'm digressing, sorry. So there was probably Santhan also. So everybody was there, the key members, except Murugan. Murugan was sleeping that day. Maybe not so many people were needed. Now, if this whole thing is filmed,
If it's a success, it's already a success. So we have achieved our mission, our goal. If it's not a success, then you will go back to the visual records to see that what went wrong, who was probably not in position. For example, when the dry run was conducted at Nandanam in Vishwanath Pratap Singh's rally, it is Nalini who was taking the pictures. Now, she was given that task by Murugan. And Sivarasan was very upset. He said, ये नलिनी का काम था क्या? ये काम किसको दिया गया है? Now, why did he, his interpretation was, you are giving it to your lover. Why? She is being given that responsibility, that task. Nalini's primary role was to keep Shobha and Dhanu, the two human bombs, in good humor. उनको हमेशा तुम अपने कंट्रोल में रखो. Look after them. Obviously, it took her some time. And she got, I personally, one moment, every filmmaker, of course, has that right. When in the show we see that when she's arrested from the Saidapet bus stand, she breaks down. But I'm not very sure if she actually broke down, because she was probably one of the toughest person to be interrogated. And 60 hours, they didn't spill the beans. Until the NSD chief there, Captain Ravindran, said, "Sir, there will be a very unethical way to crack them, and let me do that, sir." And he walks into his room and he starts removing his belt and unbutton his jeans, and then she screams, and rest is history. We know that, they start cracking. So Sivarasan had got all of them, but only Shubha, Dhanu, Murugan and Nalini at a later stage, Santhan, they got to know about all this. That's all. No one else knew anything, including Haribabu, because the discussion is, would Haribabu have gone that close? But in that kind of a situation, he had to take the picture. So he did his job. And he was doing it all because of money, because of a big man he's going to meet, who he's already eulogizing and writing to his girlfriend. So he did because of that. He had his own cause. But the rest of these people knew. I personally never believed Nalini's claim till date that I didn't know. I have got every reason to believe, because I have been privy to interrogation of Nalini and Murugan a couple of times. And of course, she knew about it. कैसे अरेस्ट, कितने अरेस्ट हुए थे इसमें, कैसे कैसे हुए? In 17 people were arrested as key accused, okay, when the charge sheet was filed on the 11th month. And there were, I think, additional 22. But as prime accused, key accused, उसमें से this guy, Sivarasan, was dead. He died on the 90th day. Then Shubha died, of course. Some people were already deceased. Rest of the people were arrested as key accused. Some got acquitted of course, at a much later stage. But the session court granted death sentence, capital punishment to, I think, all the 17 in the first judgment. बाद में नलिनी को तो छोड़ दिया गया था. हाँ. तो ये इन होल की ये समझ में आया कि क्या जस्टिस हो पाया इस केस में, आपके हिसाब से क्या न्याय हुआ या नहीं हुआ? मैं नहीं मान सकता न्याय हुआ. Police has done its job. If the SIT claims that we have been able to arrest people and secured their logical end, that is, secured their conviction, very valid point. As an investigator, as a law enforcement organization's responsibility, task, they have accomplished it with remarkably. But Sivarasan's capture was going to be very, very difficult. But if Karthikeyan is trying to get away by saying, oh, it was never going to be possible, because he said two things at two different points of time. Once he said that, उसे अगर मुर्दा पकड़े तो खेल खत्म, और भाग जाए, we will still have the opportunity to catch him one day. They are self-contradictory, So you are saying, you are probably saying it in defense.
he would know the reason best. So from that point of view, yes, the investigation has done an excellent job, how they were able to put together things and secured conviction. But to me, the biggest achievement of this investigation was not securing their conviction alone, but because of SIT's investigation and the actions they took with the help of Tamil Nadu police and other enforcement agencies, the total destruction of LTT from Tamil Nadu soil. क्या हुआ फिर बाद में LTT का प्रभाकरण का हुआ क्या फाइनली? Prabhakaran was eventually killed by Sri Lankan army. Okay, and there were cases of war crime against Sri Lankan government because allegedly reported some hundreds, thousands of people were killed because to be able to access his house, you have to go through so many human chains and cordons that an unimaginable number of lives were taken, and he was eventually killed. But one of his greatest strength was Tamil Nadu always, because that was one soil where his enemy, his direct enemy, that is Sri Lankan government, had no control. So he was free to operate from there. He lost that. That was probably his biggest loss in his war, even before he was killed. That is, to me, one of the greatest achievements of the SIT investigation. That there was once on an occasion when Vijay Karan and Karthikeyan, Vijay Karan was the CBI director, and Karthikeyan as SIT chief, they were debriefing the Prime Minister, Chandrasekhar, before Narasimha Rao became the Prime Minister. And they said, sir, हमने ये क्या बोला, शिवरासन को नहीं पकड़ा ना अभी तक. बोला नहीं किया, लेकिन सर ये किया वो किया यहाँ. He says, did I send you there to write a thesis on LTT? Why are you giving me this? I need Sivarasan to be caught. So that was something, if an investigator or a sleuth says that, oh, it is not possible to catch him alive, that is accepting defeat. So I don't think you should say that. But I understand that how difficult it is to catch somebody who carries that cyanide pill. It doesn't take even 1 second. It probably a fraction of a second to put it into your mouth. But then there are other things available. You have got the antidotes, right? But why do you reach the climax with antidotes that are dates have expired? And people are telling you, कि sir, yes, फिर भी कुछ महीने तक काम करता है. You don't give permission. Then from Bangalore to go to Gwalior, a lab, and get fresh antidotes and come back takes you 18 hours. These mysteries still remain unsolved, ये ऑपरेट करते टाइम साइनाइड रखते थे अपने पास. Absolutely. This is again perhaps the only guerrilla force in the world who carried cyanide pills. आप क्या करेगा उनको? You cannot do anything. Do you know there was an incident which is there in the book when Prabhakaran came first time to meet Rajiv Gandhi with two of his cabinet members. I'm calling them cabinet. They were wearing cyanide pills, right? Everybody. Oh my so God. SPG said, not allowed. We can't let you go in with this. Prabhakaran stuck to it. He says, fine, then I'm not part of this meeting. He didn't listen. He didn't budge. So the compromise was, okay, 2 of your men will remove this. They will sit closer to Rajiv Gandhi. We will put a large table between them, Rajiv Gandhi, and you. And he was very, very upset about this. Oh my God. But again, it speaks of his character. He said, then there is no meeting. If you want me to remove this, then I'm not going in for a meeting, I'm going back. My way is highway, otherwise no way. You got it. You actually nailed it. Prabhakaran was that. Either my way or highway. You said it very well. तो बहुत सारी चीज़ें, मैं तो काफ़ी लंबी बातचीत, मतलब मुझे लग रहा है और अभी ऐसे दिमाग में चल रहे हैं सवाल बहुत सारे. बाकी आप देखिए, सीरीज़ देखिए, आ गई है. और सीरीज़ देखने के बाद आपको मन करे तो हार्पर कोलिन से बुक आई है. अभी फिर से बहुत ज़्यादा चर्चा में. once again bestseller. In every section almost. तो काफ़ी अच्छी, काफ़ी डिटेल्ड किताब है. और किताबें पढ़िए, सीरीज़ भी देखिए.
और ढेर सारी बातें हमने की, समझ आया, बहुत सारी बाकी भी रह गई हैं। होपफुली कभी फिर और मिलेंगे। कभी कभार फिर मिलेंगे तो ज़रूर बात करेंगे। बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ मुझे मालूम भी नहीं। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे को 50% मालूम है या 25% मालूम है। लॉट ऑफ थिंग्स यू नेवर गेट टू नो। हाँ, ये तो कभी पता चलता भी नहीं है। तो लेट दैट मिस्ट्री रिमेन मिस्ट्री। बिल्कुल। चलिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये बातचीत कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, माय प्लेजर।